हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 का नाम क्या है? तो चैप्टर 6 का नाम है ट्रायंगल। चैप्टर 6 ट्रायंगल। अब ट्रायंगल होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है जो चैप्टर का नाम है। तो ट्रायंगल क्या होता है? तो सारे बच्चे जानते हैं कि तीन भुजाओं से मिलकर बनी रेखा को क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। और अब तीन भुजाएं मैंने बोल दिया अगर, तो ट्रायंगल जरूरी नहीं कोई और बोल दे कि मैम तीन भुजाएं, मैं चाहे चलो ऐसे ले लेता हूँ, तो ये त्रिभुज होगा, ये भी त्रिभुज है, पर ये क्या ठीक सही त्रिभुज है जो हम कहना चाह रहे हैं? नहीं। तो हम लोग त्रिभुज में यहाँ क्या लिख सकते हैं ट्रायंगल में कि सीधी रेखा होनी चाहिए, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? तीन सरल या सीधी रेखाओं से मिलकर तीन सरल रेखाओं से मिलकर बने क्या बोलेंगे इसे? बने डायग्राम को क्या बोलेंगे? ट्रायंगल बोलेंगे। तो क्या बोल सकते हैं कि यहाँ तीन सरल रेखाएं होनी चाहिए। ये नहीं कि तीन सरल रेखाएं या तो तीन सीधी रेखाएं होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ अब अगर हम सिर्फ रेखाएं बोलते हैं तो क्या हो जाएगा? टेढ़ी मेढ़ी भी ले सकते हैं मैम, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं ले ले, उनसे त्रिभुज बन जाएगा। तो नहीं, तीन ऐसी सीधी रेखाएं होनी चाहिए जिन्हें मिलाकर बनता है, तो उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो ये चीज तो समझ में आ गई हमें कि त्रिभुज क्या है। त्रिभुज तीन रेखाओं से मिलकर बना होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं इस पूरे के चैप्टर में हम दो चीजें पढ़ेंगे, समरूपता और सर्वांग समता। समरूप और सर्वांग सम। तो सबसे पहले हम समरूप को बहुत ही डिटेल में क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम सर्वांग सम पर स्विच करेंगे। तो चलिए देखते हैं समरूप क्या होता है। कुछ बच्चे होंगे जिन्हें इसका मतलब पता होगा और कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिन्होंने समरूप कभी सुना ही ना हो, वो डायरेक्टली क्लास 10th में समरूप चैप्टर यहाँ पे समरूप पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखते हैं समरूप। ये देखिए मैंने दिया, ये समरूप है। क्यों? समरूपता का मतलब या समरूप होने का मतलब क्या होता है कि जिनके जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं अब क्या है? संगत मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक। संगत भुजाएं जो है वो एक दूसरे के बराबर है, तो वो समरूप होगा। प्लस उनके कोण भी बराबर होने चाहिए, ठीक। तो ये समरूप हो गए। अब देखिए इसके डायग्राम हम और देख लेते हैं। समझ लीजिए मैंने ये बोल दिया, क्या ये समरूप है? नहीं, इसमें तीन ही रेखाएं हैं, इसमें चार रेखाएं हैं, तो ये समरूप कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि संगत रेखाएं तो यहाँ पे हो ही नहीं सकती। इसके पास तीन ही है, इसके पास चार है, तो क्या बोलेंगे? समरूप नहीं है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या ये समरूप है? तो ये भी समरूप नहीं है कि नहीं? लेकिन क्या ये समरूप है? ये समरूप है। क्यों है मैम? ये तो इतना बड़ा है, ये तो इतना छोटा है, तो इसलिए समरूप है क्योंकि इसमें वही तीन रेखाएं हैं जो इसमें भी रेखाएं हैं, और इनके एंगल 60 डिग्री के ही होंगे, चाहे वो छोटा रहे चाहे बड़ा रहे। लेकिन अगर समबाहु है तभी, समद्विबाहु में एंगल्स में डिफरेंस आ सकता है। तो लेकिन अगर से इसमें समरूपता में ये चीज मैटर नहीं करती कि बड़ा है कि छोटा, सेम डायग्राम होने चाहिए। अब वो चाहे बहुत बड़ा हो एक और एक बहुत छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन वो दोनों के दोनों सेम डायग्राम में, इट मींस कि ये समरूप होंगे। इतना चीज समझ में आ गया। एक क्वेश्चन अब मैं दे रही हूं, आप बताइएगा क्या ये दोनों समरूप हैं? ये आपका कमेंट में आपको बताना है कि ट्रायंगल और सर्कल एक दूसरे के समरूप हैं कि नहीं। ये आपका होमवर्क है, कमेंट में आपको बताना है इसका आंसर, ठीक। अब हम देखते हैं सर्वांगसम क्या होता है। सर्वांगसम का मतलब होता है कि आपने जैसा देखा ऊपर टोटल कॉपी वैसा ही कर दिया, तो वो सर्वांगसम है।
इसमें ऐसा नहीं होता। अगर आप ये कहो कि ये दोनों सर्वांगसम है तो दे आर नेवर, ये बड़ा है ये छोटा है, ये समरूप हो सकते हैं बट दे कांट बी सर्वांगसम। वाई, क्यों नहीं हो सकते सर्वांगसम? क्योंकि उसमें बोलता है कि वो उसकी डिक्टो कॉपी होनी चाहिए। अगर एक छोटा सा भी डिफरेंस आता है इट मींस कि वो सर्वांगसम नहीं होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे हमने इतनी चीज देखी। अब सर्वांगसम समरूपता के डिटेल में भी हम देखेंगे। सर्वांगसम का डिटेल अब देखिए, सर्वांगसम क्या है ये अगर हम इसी की टोटल मेजर करके देख लें, और ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। अब देखो वर्ग है तो इसमें चारों भुजाएं 4 सेंटीमीटर ही होंगी और इसकी भी चारों भुजाएं 4 सेंटीमीटर होंगी, तभी हम कहेंगे कि ये दोनों सर्वांगसम है। ठीक, अब सर्वांगसम और समरूपता में ये चीज तो आपको समझ में आ गई। सर्वांगसम का डायग्राम एक होता है चिन्ह, ये होता है अजीब सा डिजाइन जो कि सर्वांगसम का होता है। अगर हमें इन दोनों के बीच बताना है कि सर्वांगसम है कि नहीं तो हम ऐसे बताएंगे। अब ये सर्वांगसम नहीं है तो ये काट देंगे। क्या ये सर्वांगसम है? राइट, ये सर्वांगसम। ये भी नहीं है क्योंकि ये दोनों अलग है। क्या ये सर्वांगसम है? हाँ है, क्योंकि इनकी भुजाएं प्लस एंगल सब कुछ बराबर है, प्रॉपर डिक्टो कॉपी है इसका। ठीक, इसलिए ये इसका सर्वांगसम होगा। अब हम यहाँ पर एक चीज को लिखेंगे, जो चीजें मैं बोलूंगी। समरूपता के दो नियम होते हैं। समरूपता होने के दो नियम होते हैं। समरूपता के नियम, पहला नियम होता है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। दूसरा, संगत कोण बराबर होने चाहिए लिखिए, होंगे, दोनों लिख सकते हैं। ठीक, ये समरूपता का नियम है। अगर समरूप है तो उसमें दो चीजें होनी चाहिए कि उनकी संगत भुजाएं बराबर हो और उनका कोण बराबर होना चाहिए। जैसे कि अब हम एक चीज देख लेते हैं, यहाँ हम एक तो देखते हैं, एक क्वेश्चन मैंने चलिए दे दिया आपको ये। ठीक, इसका 60 डिग्री है, ये भी 60, चलिए 40 डिग्री है, ये हमारा हो गया 80 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। ठीक, तो और ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब क्या ये सब बराबर होंगे? अब कुछ बच्चे इसमें बोलेंगे कि मैम ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये बराबर नहीं होंगे, समरूप तो हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बोला संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये बराबर अनुपात की बात हो रही है। रुकिए, समझ लीजिए, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, अनुपात की बात हो रही है। ठीक, अब हम इनका निकालते हैं, तो निकालेंगे अगर इसको A B C P Q R ले लेते हैं। अब देखिए AB बराबर PQ ले लिए, 3/6 1/2 आ गया। अब अगला AC बराबर PR इज इक्वल टू 5/10, ये भी 1/2 आया। सिमिलरली BC/QR इज इक्वल टू 4/8, ये भी हमारा 1/2 आ गया। इसका मतलब पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि इसमें 1/2 1/2 1/2 संगत भुजाओं के अनुपात बराबर है। दूसरी चीज, यहाँ पे एंगल B एंगल R से इक्वल है, एंगल C एंगल Q के इक्वल है, एंगल A एंगल P के इक्वल है, तो भी हम क्या कहेंगे कि ये समरूप है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे कि मैम यहाँ 60 डिग्री है
और यहाँ 60 डिग्री की जगह यहाँ 40 डिग्री है, तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, तो इस हिसाब से तो गलत हो गया। तो नहीं, आप इस एंगल के हिसाब से सारे एंगल्स को मैच कराएंगे और अगर एक भी एंगल सेम हो जाता है तो वो इक्वल होंगे, ऐसे आपको सबके साथ मैच कराना पड़ेगा। लेकिन समझ लीजिए कि ये 60 के साथ 60 मिल गया, 40 का 40 मिल गया, लेकिन 80 का 80 की जगह समझ लीजिए यहाँ 20 मिल गया, तो ये समरूप नहीं होंगे, क्योंकि सारे एंगल्स तो हमें मिल रहे थे इक्वल, बट एक जगह पे ये सिमिलर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये समरूप नहीं होगा। ठीक, ये समझ में आ गया। समरूपता के नियम, सर्वांगसम के नियम भी हो गए। अब एक लास्ट चीज इसमें क्या है, लास्ट चीज इट मींस कि जो थ्योरी पार्ट था उसे हम खत्म करने के उस पे आ गए हैं और हम एक्सरसाइज को लगाएंगे। तो एक छोटी सी चीज कि अगर दो आकृतियां हैं, वो दोनों की दोनों समरूप हैं, तो समरूप है तो जरूरी नहीं कि वो सर्वांगसम भी हो। ठीक, दो आकृति अगर समरूप है तो वो सर्वांगसम होगी, ये जरूरी नहीं है। देखो जैसे ये दोनों समरूप हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं है ना, राइट। लेकिन जो आकृतियां सर्वांगसम होंगी वो समरूप डेफिनेटली होंगी, राइट। तो क्या है बोला मैंने, अगर दो आकृतियां समरूप हैं वो सर्वांगसम हो ये जरूरी नहीं है, बट अगर दो आकृतियां सर्वांगसम हैं तो वो समरूप हो सकती, होंगी ही होंगी। ठीक, तो ये हमारा प्रॉपर ओवरऑल टॉपिक था जिसमें हमने समरूप और सर्वांगसम के बारे में बहुत ही प्रॉपर अच्छे से वहां पे मैंने समझाया। दो चीजें बची हैं, जैसे कि समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सारी क्या है लाइन इक्वल हो और उनके एंगल्स भी इक्वल हो, तो वो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसके दो एंगल्स इक्वल हो या दो लाइंस या साइड इक्वल होती हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो चलिए चलते हैं 6.1 एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से करने का ट्राई करते हैं। ये हमारा स्टार्ट हो गया 6.1 एक्सरसाइज। इसमें लिखा हुआ है सभी वृत्त डैश होते हैं, हमें फिल इन द ब्लैंक्स फुलफिल करने, यहाँ पे फिल करना है। सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं, क्या सभी वृत्त सर्वांगसम हो सकते हैं, नहीं हो सकता है, एक बड़ा रहे एक छोटा रहे, लेकिन वो समरूप हो सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ हम लिख देंगे समरूप। सिमिलरली क्या सभी वर्ग सर्वांगसम या समरूप होते हैं, तो क्या होंगे, समरूप होंगे। अब अगला दिया है क्वेश्चन, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। अब यहाँ लिखा है समबाहु और समद्विबाहु, तो देखिए यहाँ समरूपता की बात हो रही तो संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए, लेकिन समद्विबाहु में जरूरी नहीं है, हो सकता है इसमें दो एंगल कोई और लाइन दी हो और इधर साइड कोई और लाइन, दो लाइन दी हुई हो, इसीलिए समबाहु में वही तीन लाइनें होंगी जो अगले उसमें होंगी, उनकी आकृतियां तीनों लाइनें बराबर होंगी, इसीलिए आंसर होगा समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। फोर्थ एंड लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स हमारा दिया है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक, तो फिल इन द ब्लैंक्स हमारा कंप्लीट हो गया। इस पूरी एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला उदाहरण देना है हमें समरूप आकृतियां, हमें समरूप आकृतियां बतानी है। तो समरूप आकृति क्या हो सकती है, ये भी हो सकती है समरूप आकृति, ये समरूप है, ये भी समरूप है। दो बोला आप 3 4 जितना मन चाहे दे सकते हैं, बट एग्जाम में 2 बोले तो 2 ही दीजिएगा क्योंकि टाइम हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ दिया है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, नहीं है में क्या कर सकते हैं हम, समरूप ना होने पे ये 2 अलग अलग हो गए, तो ये समरूप नहीं है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हो गया अगला एग्जाम्पल,
तो क्या ये समरूप होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों आकृतियां ही अलग अलग हो गई, तो इसीलिए इनके समरूप होने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक, तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कर लिया। अब थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। दिया है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे ये आकृति ऐसे दे रखी है और इसमें ऐसे वर्ग में दी है। ठीक, तो सबसे पहले हमें समरूप है कि नहीं की दो कंडीशन है। पहले तो इसका अनुपात निकाल लेते हैं। SP अपॉन DA इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 3, 1/2 आ गया। PQ और AB देख लेते हैं। PQ अपॉन AB, ये भी हमारा 1.5 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, जिसे कैंसिल करने पे हमें वैल्यू मिलेगी 1/2। फिर QR और BC देख लेते हैं। QR अपॉन BC, ये भी हमें 1.5 अपॉन 3, इट मीन्स 1/2 मिलेगी। RS इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय CD देख लेते हैं। RS अपॉन CD 1.5 अपॉन 3 मिलेगा, 1/2। तो हम क्या कह सकते हैं, पहली जो कंडीशन है हमारी वो फुलफिल हो चुकी है कि संगत भुजाओं के अनुपात बराबर आने चाहिए। तो सबका अनुपात 1/2 ही आ रहा है। ठीक, अब सेकंड चीज इसमें दी है, इसमें हम अगर एंगल पे ध्यान दें तो इसके एंगल्स ये 90 डिग्री पे नहीं बन रहे हैं। जो वर्ग है, वर्ग इसमें 3 साइड, सारी साइड्स इक्वल, इट मींस कि ये वर्ग है, तो ये तो सारे 90 डिग्री बना रहे हैं, बट ये एंगल्स 90 डिग्री नहीं बना रहे हैं। तो ये एंगल्स टेढ़े होने की वजह से यहाँ पे एंगल 90 डिग्री नहीं बन रहा। तो हम क्या लिखेंगे, एक कंडीशन फुलफिल होने से मैटर नहीं करता, समरूप होने का मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही, तो क्या हो रहा है, क्या लिखेंगे हम, चूंकि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, लेकिन संगत कोण का अनुपात, संगत कोण का अनुपात, संगत कोण बराबर नहीं है, ये भी लिख सकते हैं, बराबर नहीं है। तो क्या होगा, अतः यह चतुर्भुज समरूप नहीं होंगे। क्या लिखेंगे, अतः यह चतुर्भुज समरूप नहीं होंगे। It is most essential that both statements are important because एक आपने फुलफिल कर लिया बट एक नहीं कर पा रहे तो वहां पे समरूप नहीं होगा। दो ही कंडीशन बोल रहा है, दो भी ना कर पाओ तो क्या मतलब। ठीक है, तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में ये दिया था। हमारी 1.6.1 एक्सरसाइज में सिर्फ 3 क्वेश्चंस थे, जिससे हमने बहुत ही अच्छे से आज क्लियर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम 6.2 को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।